फ्रेंड्स, सर्वप्रथम जीएस जोन के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही चैनल को सपोर्ट करने और प्यार देने के लिए आप सबों का धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से जीएस जोन के यूट्यूब चैनल पर करेंट अफेयर्स सीरीज की शुरुआत हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चैनल आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा और आपकी परीक्षाएँ जो होने वाली हैं या आपकी जो तैयारियाँ चल रही हैं उसमें अपनी भूमिका भी निभाएगी। एपिसोड को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। धन्यवाद। तो आइए आज के इस एपिसोड का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द फ्रेंच ओपन मेंस टाइटल 2021? ऑप्शन है राफेल नाडाल, एलेक्जेंड्रोविक ज्वेरेव, तीसरा ऑप्शन है स्टेफानोस सित्सिपास और चौथा ऑप्शन है नोवाक जोकोविच। ये चारों सेमीफाइनलिस्ट हैं, अर्थात सेमीफाइनल में पहुंचे हुए थे। और इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच। फाइनल में नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को पराजित किया था। वैसे आपको बता दूं कि फ्रेंच ओपन एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको अगले पृष्ठ पर दे रहा हूँ। वो 4 ग्रैंड स्लैम में पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा अमेरिकी ओपन। तो ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है जिसको इस बार नोवाक जोकोविच ने जीता। तो नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास जो यूनान के खिलाड़ी हैं उनको पराजित किया। वैसे महिला वर्ग में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। महिला वर्ग की एकल विजेता इस बार रही हैं बारबोरा केजकीकोवा, चेक गणराज्य की, और उप विजेता रही हैं अनास्तासिया पावलीउचेंकोवा, रूस की। वैसे यह टूर्नामेंट पेरिस में खेला जाता है और जिस मैदान पर खेला जाता है उस मैदान का नाम है रोला गैरो और लाल मिट्टी पर खेला जाता है। वैसे इस टूर्नामेंट को सर्वाधिक बार राफेल नाडाल ने जीता है, इसीलिए उन्हें लाल मिट्टी का बादशाह या लाल बजड़ी का बादशाह कहा जाता है। उन्होंने 13 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। हालांकि इस बार वो सेमीफाइनल में ही पराजित होकर बाहर हो गए थे। तो अन्य जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, हम सभी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों पर चर्चा करेंगे। साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो मेलबोर्न शहर में खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया के जनवरी माह में, और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। मैदान का प्रकार भी मायने रखता है, क्योंकि आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस तरह के मैदान पर होता है, या इसका क्रम भी पूछा जाता है कि वर्ष में होने वाले चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं का सही क्रम क्या है, कई बार पूछा भी है। तो आपको यह जानना होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन नंबर 1 है और दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन, जो पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला जाता है मई जून महीने में, और लाल मिट्टी, जिसे लाल बजड़ी या लाल मिट्टी कहा जाता है, उस पर खेला जाता है। तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन होता है, जो इंग्लैंड का एक उपनगरीय इलाका है विंबलडन, लंदन के बगल में, वहाँ पर होता है, जो जून जुलाई महीने में खेला जाता है। जून के अंतिम सप्ताह में इसकी शुरुआत होती है और यह घास के मैदान पर होता है। यह दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट है और इसके विजेता को कुछ खास तवज्जो दी जाती है और उनको काफ़ी प्रतिष्ठा की नज़र से देखा जाता है। और अंतिम ग्रैंड स्लैम साल का होता है अमेरिकी ओपन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होता है। इसकी शुरुआत अगस्त सितंबर महीने में होती है और यह भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो इस तरह से ये सारी जानकारी हमने देने का प्रयास किया है आपको। आप इस पृष्ठ का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आप इसकी तैयारी करने में आपको ये मदद देगा, ताकि परीक्षा के समय रिवीजन जिसमें आप कर रहे हो तो उस समय यह आपका मददगार हो सके। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, किस देश ने बिटकॉइन को अपना आधिकारिक मुद्रा घोषित किया है? विच ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज इट्स लीगल टेंडर? ऑप्शन है डोमिनिका, अल सल्वाडोर, इंग्लैंड और स्पेन। इसमें पहला दोनों देश जो है वो उत्तर अमेरिकी देश है, जबकि इंग्लैंड और स्पेन यूरोप के देश हैं। डोमिनिका के बारे में हाल ही में काफ़ी चर्चा आपने सुनी होगी, मेहुल चोकसी के कारण। मेहुल चोकसी ने यहाँ की छद्म नागरिकता ले रखी थी, अर्थात गलत तरीके से उन्होंने यहाँ की नागरिकता ले रखी थी, जो हीरा के कारोबारी हैं और बहुत बड़े बैंक घोटाले, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से उनका नाम जुड़ा हुआ है भारत में। वो भागकर डोमिनिका चले गए थे और वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले रखी थी। हालांकि हाल ही में वो पकड़े गए हैं। तो आगे हम देखेंगे दूसरे
ऑप्शन क्योर अल सल्वाडोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अल सल्वाडोर ही है। अल सल्वाडोर ही वह देश है, पहला देश है दुनिया का जिसने बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर घोषित किया है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि आप जिस मुद्रा में लेन देन कर सकते हो, किसी भी देश में वो वैध माना जाता है उस मुद्रा को। तो अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को एक वैध मुद्रा के रूप में मान्यता दी है। अब इसके संबंध में कुछ और जानकारी हम लेना चाहेंगे। यह एक डिजिटल मुद्रा है, अर्थात इसका कोई मूर्त रूप नहीं है। इसको न छू सकते हैं न देख सकते हैं। यह किसी बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। इसका भुगतान सिर्फ कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अभी भारत में लगभग 35 लाख रुपया, एक बिटकॉइन का वैल्यू 35 लाख रुपये, लगभग 35 लाख रुपए के बराबर है। इससे भी अधिक था, लेकिन हाल फिलहाल में उसका थोड़ा ये कम हुआ है, वैल्यू कम हुआ है। और इस मुद्रा बिटकॉइन जो है डिजिटल मुद्रा, जिसको क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, का आविष्कारक सतोशी नागामोतो को माना गया है। वैसे कहा जाता है कि ये एक जापानी इंजीनियर हैं, परंतु बहुत सारे लोग मानते हैं कि यह एक छद्म नाम है, अर्थात किसी व्यक्ति ने इस नाम से इस बिटकॉइन की शुरुआत की है और वो सही नहीं है, वो एक काल्पनिक नाम है। और इस बिटकॉइन की शुरुआत वैसे 2009 ईस्वी में हुई थी। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को 2021 का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? Which of the people of India origin have been given the prestigious Pulitzer Award for 2021? ऑप्शन है नील बेदी, सुधा चंद्रन, मेघा राजगोपालन और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। इसमें इस बार आप को पता होगा कि नील बेदी और मेघा राजगोपालन दोनों को पुलित्जर अवार्ड दिया गया है अलग अलग क्षेत्रों में। पुलित्जर अवार्ड अमेरिका में दिया जाने वाला पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है और जिसकी शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी। मेघा राजगोपालन ने चीन के डिटेंशन कैंपों में उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका सैटेलाइट विश्लेषण करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की थी और इसे काफ़ी पसंद किया गया ज्यूरी के द्वारा और इसके लिए उन्हें पुलित्जर अवार्ड दिया गया। जबकि नील बेदी को अमेरिका में बच्चों पर जो तस्करियां हो रही हैं उस तस्करी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए नील बेदी को इस साल का पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हाल में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवातीय तूफान यास का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? द साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट occurred in the Bay of Bengal recently was named यास, which country? उत्सुकता हमें भी होती है कि आजकल जितने भी तूफान आते हैं उनके नाम अजीब तरह के होते हैं, कभी तितली, कभी फौन, कभी अम्फान, टोकटे, हुदहुद। तो इस कड़ी में इस बार जो लेटेस्ट तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में उसका नाम हम लोगों ने सुना यास। तो आखिर इन तूफानों का नाम कौन रखता है, किस देश के द्वारा रखा जाता है या किस संगठन के द्वारा रखा जाता है? तो सबसे पहले इसका हम आंसर जान लेते हैं कि इस बार जो यास तूफान आया उसका नाम ओमान ने रखा था। तो इसका नामकरण होता कैसे है? तो तूफानों का नाम रखने की जो परंपरा थी उसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई। एक पैनल है जिसे पीटीसी कहा जाता है, पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसमें 13 देश जो हिंद महासागर के किनारे बसे हुए हैं वो 13 देश इसके सदस्य हैं और वो सभी मिलकर अल्फ़ाबेटिकली उसका नाम रखते हैं, अर्थात जिस देश का नाम अल्फ़ाबेट में पहले होता है उसको नाम रखने का मौका पहले मिलता है। इस बार जो यास तूफान आया उसका नाम ओमान के द्वारा रखा गया था और पीछे जो तोकटे तूफान आया था इसके पहले अरब सागर में उसका नाम म्यांमार ने रखा था। और आगे आने वाले तूफान का भी नामकरण हो चुका है। भविष्य में जो भी तूफान इस क्षेत्र में हिंद महासागर के क्षेत्र में आएगी उसका नाम गुलाब होगा जो पाकिस्तान के द्वारा रखा गया है। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2021? तो इसका ऑप्शन है बी विथ योगा, बी एट योगा, योगा विथ फैमिली और चौथा ऑप्शन है डी बोथ ए एंड बी, मतलब बी विथ योगा और बी एट होम। तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो थीम रखा गया है वो ये दोनों थीम है, बी विथ योगा, बी एट होम, अर्थात योगा करें और घर पे रहें।
योगा दिवस के बारे में आप जानते होंगे कि यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और यह भारत के सुझाव पर ही इसकी शुरुआत हुई थी 2015 ईस्वी में। हालांकि इसका निर्णय लिया गया था 2014 में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया और 21 जून से प्रत्येक वर्ष योगा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो इस वर्ष भी 21 जून 2021 को योगा दिवस मनाया जाना है, जिसके लिए आपने देखा कि बी विथ योगा और बी एट होम इसका थीम रखा गया है। आपके स्क्रीन पर यह छठा प्रश्न जो दिखाई दे रहा है वो ओलंपिक से संबंधित है। अगला शीतकालीन ओलंपिक खेल जो 24वां ओलंपिक खेल होगा का आयोजन कहाँ होगा? वेयर विल द नेक्स्ट विंटर ओलंपिक गेम बी हेल्ड? इसमें ऑप्शन है ए में एथेंस, बी में टोक्यो, सी में बीजिंग और डी में स्टॉकहोम। तो इसका सही उत्तर होगा बीजिंग। और ये जो 5 छल्ले दिखाई दे रहे हैं ये 5 महादेश को इंडिकेट करते हैं। आपको पता है कि पूरे विश्व में वैसे 6 महादेश हैं, परंतु एक महादेश जनसंख्या विहीन है, अंटार्कटिका। जिन 5 महादेशों पर आबादी रहती है उसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 5 महादेश का ये 5 छल्ले प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर हमने ओलंपिक का पूर्ण विवरण देने का प्रयास किया है। ओलंपिक खेल 2 तरह के होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और दूसरा शीतकालीन ओलंपिक। दोनों 4-4 साल पर खेले जाते हैं और एक दिव्यांग लोगों के लिए पैरा ओलंपिक भी होता है। तो इन दोनों ओलंपिक में वैसे ज़्यादा महत्व है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का, इसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी भाग लेते हैं, जबकि शीतकालीन ओलंपिक में सिर्फ शीत क्षेत्रों में जो खेल होते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है और इसमें प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम होता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो प्रश्न था वो शीतकालीन ओलंपिक से था, तो पहले हम इसी पर विचार करेंगे। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1924 ईस्वी में हुई थी फ्रांस में। तो किसी भी खेल के बारे में शुरुआत पूछा जाता है या पिछला कहाँ हुआ था और अगला कहाँ होगा ये पूछा जाता है। तो पिछला शीतकालीन ओलंपिक खेल अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 2018 में जो 23वां शीतकालीन ओलंपिक खेल था वो प्योंगयांग में हुआ था, दक्षिण कोरिया। जबकि अगला शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित होगा और इसका मस्कट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर है, जिसे अंग्रेजी में मस्कट कहा जाता है, उसका नाम है बिंग ड्वेन ड्वेन। स्थानीय भाषा में अर्थात चीन की भाषा में यह एक विशाल पांडा है। आइए अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों पर विचार करते हैं। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल प्राचीन काल में ही 776 ईस्वी पूर्व में यूनान में आयोजित हुआ था, ओलंपिया नामक स्थान पर। लेकिन उसके बाद फिर ये खेल बंद हो गया और फिर 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई और इस ओलंपिक खेल का जन्मदाता, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता बेरोन पियरे दी कोबर्टिन, जो फ्रांस के रहने वाले थे, उनको माना जाता है। तो इसमें भी आपको पिछला ओलंपिक कहाँ हुआ था, अगला ओलंपिक कहाँ होगा, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो पिछला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 31वां ओलंपिक था 2016 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राज़ील का एक शहर था है। और अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 32वां ओलंपिक खेल है वो 2021 ईस्वी में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होगा। और ये शुभंकर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, मिराइतोवा और शोमाइटी इसको नाम दिया गया है, जो वहाँ की लोक परंपरा से जुड़ा हुआ कोई शब्द है। तो इसे विशेष रूप से इसके बारे में जानकारी अभी नहीं प्राप्त हुई है कि ये मिराइतोवा और सोमाइटी क्या है, लेकिन वहाँ के स्थानीय भाषा में इसका नाम यही है, मिराइतोवा और सोमाइटी। आप इतना अवश्य याद रखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक का मस्कट अर्थात शुभंकर मिराइतोवा और सोमाइटी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए गए कोरोना वेरिएंट्स B.1.617.2 को क्या नाम दिया है? What is the name given by the World Health Organization to the coronavirus B.1.617.2 found in India? तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन जो है ए गामा, बी डेल्टा, सी अल्फ़ा और डी बीटा। तो इसका सही आंसर होगा डेल्टा। वैसे
शुरू में इन कोरोना वेरिएंट्स का नाम देशों के नाम के साथ जोड़ दिया गया था, जैसे इंडियन वेरिएंट्स, ब्रिटिश वेरिएंट्स, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स, लेकिन भारत ने इसका काफ़ी विरोध किया। तो भारत के विरोध के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के इन वेरिएंट्स का नाम, इस तरह का नाम उसको दिया है, गामा, डेल्टा, अल्फ़ा, बीटा। भारत में एक और कोरोना वेरिएंट्स पाया गया था शुरू में, जिसका नाम B.1.617.1, तो इसे कप्पा नाम दिया गया है, और B.1.617.2 इसे डेल्टा, और जो ब्रिटिश वेरिएंट पाया गया था इंग्लैंड में उसे अल्फ़ा नाम दिया गया, और दक्षिण अफ्रीका में एक वेरिएंट पाया गया था उसे बीटा नाम दिया गया था। यहाँ आप जानना चाहेंगे कि ये B.1.617.1 कप्पा वेरिएंट जो था वो भारत में पिछले साल जो शुरुआती कोरोना का संक्रमण हुआ था उसमें यह वेरिएंट आया था, और अभी वर्तमान में जो वेरिएंट चल रहा है भारत में, जो संक्रमण चल रहा है कोरोना का, उसमें ये डेल्टा वेरिएंट है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 विच रिलीज्ड UNDP? ऑप्शन है 128वां, 129वां, 130वां और 131वां। तो इस बार जो 2020 में जो रैंकिंग जारी किया गया है HDI के द्वारा, उसमें भारत को 131वां स्थान मिला है। कुल 189 देशों का ये रैंकिंग तैयार हुआ था, 189 देश को इसमें शामिल किया गया था, और उसमें भारत को 131वां स्थान मिला है। पिछली बार भारत 130वें स्थान पर था, और इस बार एक स्थान का नुकसान है, अर्थात एक स्थान ऊपर खिसक भारत 131वें स्थान पर पहुँच गया है। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। अब हम HDI के संबंध में कुछ विशेष जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। जैसे इसे जारी करने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP, और यह जो HDI है यह एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, उन्हीं के दिमाग की संकल्पना है, जिसके आधार पर UNDP इस रैंकिंग को जारी करती है, और प्रत्येक वर्ष यह रैंकिंग जारी किया जाता है। यह किसी देश में लोग कितने खुशहाल हैं, कितने अच्छे तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस चीज़ का एक रैंकिंग होता है। इसके 3 इंडेक्स होते हैं, अर्थात 3 सूचक हैं, इन्हीं पर मार्किंग करके और देशों की रैंकिंग तय की जाती है। जैसे इसमें पहला इंडेक्स है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन, और तीसरा है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, पर कैपिटा इनकम। इसके अलावा किसी भी देश में जीवन जीने के लिए बहुत सारे इंडेक्स हो सकते हैं, जैसे पक्का मकान, या लोग वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, कौन से वाहन पर चढ़ते हैं, 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन, या कैसे कपड़ा पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं, ये सब खुशहाली और अच्छा जीवन जीने का इंडेक्स हो सकता है। परंतु UNDP ने सिर्फ 3 इंडेक्स को इसमें शामिल किया है, और इन्हीं तीनों सूचक पर अंक दिए जाते हैं और देशों की रैंकिंग तय की जाती है। तो जीवन प्रत्याशा, इसका मतलब हुआ कि लोग कितना दिन एवरेज जीवित रहते हैं किसी देश में, तो इसको इसलिए शामिल किया गया है कि उस देश का मेडिकल जो सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा है, वह कितना अच्छा है। दूसरा है शिक्षा, उस देश में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। तीसरा जो इसमें सूचक है वह है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय। तो इन्हीं तीनों सूचक पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। इस बार का जो इंडेक्स, इस बार का जो रैंकिंग आया है उसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पर आयरलैंड और तीसरे पर स्विट्ज़रलैंड रहा। और भारत के कुछ पड़ोसी देशों का भी रैंकिंग आप जानना चाहेंगे, जिसमें भारत का एक निकट प्रतिद्वंदी और पड़ोसी देश है चीन, जिसका 85वां रैंक है, भूटान 129वें नंबर पर, बांग्लादेश 133वें नंबर पर, और नेपाल 142वें और पाकिस्तान 154वें नंबर पर रहा। अब अगला प्रश्न है, 2019 के लिए 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया है? विच एक्टर हैज़ बीन गिवन द 55th दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2019? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, विनोद खन्ना और के विश्वनाथ। इनमें सभी को हाल फिलहाल दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। आप जानते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत में दिया जाने वाला फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, और हर कलाकार की यह इच्छा होती है कि वह दादा साहब फाल्के अवार्ड जीते। तो इसमें
सही उत्तर होगा 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है रजनीकांत को। और बाकी ये सभी जो भी यहाँ दिखाई, जिनका नाम भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, उन्हें पिछले वर्षों में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। जैसे मनोज कुमार को 2015 में, 2016 में के विश्वनाथ को मिला था, 2017 में विनोद खन्ना, 2018 में अमिताभ बच्चन और 2019 के लिए अंतिम बार दिया गया था रजनीकांत को। तो ये सभी नाम आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कभी कभी आपके परीक्षा में पिछले हाल फिलहाल में जिन लोगों को जिन वर्षों में मिला है, तो वर्ष के साथ या इनमें से किन्हें हाल के वर्षों में नहीं मिला या मिला, इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है। और इस पुरस्कार के संबंध में और भी कुछ बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 10 लाख रुपये और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। और पहला पुरस्कार जीतने वाली महिला थी देविका रानी, जिन्हें 1969 ईस्वी में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, चेतन भगत की इन पुस्तकों में सबसे बाद में कौन लिखी गई है? विच ऑफ दिस बुक्स ऑफ चेतन भगत हैज़ बीन रिटन लास्ट? ये सभी पुस्तकें चेतन भगत के द्वारा ही लिखी गई हैं, लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे बाद में कौन सी लिखी गई है। आप जानते हैं कि चेतन भगत हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लेखक हैं और इनकी पुस्तकें सबसे ज़्यादा बिकती हैं, तो इनके संबंध में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है पहला वन अरेंज्ड मर्डर, दूसरा ऑप्शन है गर्ल इन रूम 105, तीसरा ऑप्शन है वन इंडियन गर्ल और चौथा ऑप्शन है इंडिया पॉजिटिव न्यू एसे एंड सेलेक्टेड कॉलम। तो इसका सही उत्तर होगा वन अरेंज्ड मर्डर। वैसे चेतन आनंद के द्वारा लिखी गई अब तक 12 पुस्तकें हैं, जिन्हें सभी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इनको ध्यान में रखकर रखेंगे ताकि आने वाली परीक्षा में आपको ये काम आ सके। सभी पुस्तकों के नाम हम एक बार पढ़ देते हैं। जैसे उनकी पहली पुस्तक थी, उसका नाम था 5 Point Someone। उसके बाद ये ग्रेजुअली मैं नाम पढ़ देता हूँ, वन नाइट एट द रेट ऑफ द कॉल सेंटर, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, रिवॉल्यूशन 2020, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, मेकिंग इंडिया अवेसम, इंडिया पॉजिटिव, न्यू एसे एंड सेलेक्टेड कॉलम, वन इंडियन गर्ल, गर्ल इन रूम 105। ये सभी पुस्तकें अभी युवा वर्ग से संबंधित हैं और चेतन आनंद की सभी पुस्तकें इसी तरह की होती हैं और आप इन सभी के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा की अध्यक्षता हेतु निर्वाचित अब्दुल्ला शाहिद किस देश के निवासी हैं? अब्दुल्ला शाहिद इलेक्टेड टू प्रेसिडेंट द 76th जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बिलोंगिंग टू व्हिच कंट्री? आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की एक महासभा होती है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं वो उसके सदस्य होते हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य हैं और वो सभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के भी सदस्य होते हैं। तो उसकी हर साल बैठक होती है सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में। तो इस बार जो सम्मेलन होने वाला है 76वां सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसमें ऑप्शन है, उसकी अध्यक्षता करने वाले अब्दुल शाहिद किस देश के निवासी हैं? इंडोनेशिया, मालदीव, मिस्र और ईरान। इसका सही उत्तर होगा मालदीव। संयुक्त राष्ट्र महासभा को उंगा के नाम से भी जाना जाता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि उंगा का बैठक कहाँ हुआ है या कैमी बैठक आयोजित की गई है, कितने नंबर की बैठक आयोजित की गई है, तो ये 76वीं बैठक हुई है न्यूयॉर्क में। इस बार प्रत्येक वर्ष ये सितंबर महीने में होती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। हर देश में संसद होती है, लेकिन विश्व का संसद अगर पूछा जाए तो उंगा अर्थात यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और इसके प्रमुख कार्यों में संयुक्त राष्ट्र के अन्य भी जितने अंग हैं, जैसे सुरक्षा परिषद के लिए जो अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना पड़ता है, या सामाजिक और आर्थिक परिषद है उसके लिए जो सदस्यों का चुनाव करना पड़ता है, ये सब काम उंगा के द्वारा ही किया जाता है, अर्थात यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अर्थात महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन
आपके सामने ये है। समूह 7 देशों का 47वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? वेयर इज द ग्रुप 7 ग्रुपिंग कंट्रीज समिट बीइंग हेल्ड? ऑप्शन है स्पेन, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रुप 7 है क्या। तो ग्रुप 7 विश्व के विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। सबसे समृद्ध जो विश्व के 7 देश हैं, हालांकि कुछ देश इसमें समृद्ध अर्थव्यवस्था के बावजूद शामिल नहीं है जैसे रूस, लेकिन जो है वो सभी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। और वैसे 7 देशों का यह समूह है जिसे ग्रुप 7 के नाम से जाना गया है। और ग्रुप 7 के अलावा भी बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे ग्रुप 15 है, ग्रुप 77 है। तो यहाँ पर ग्रुप 7 से प्रश्न है। तो इस बार जो ग्रुप 7 की बैठक हुई है वो ब्रिटेन में हुई है। ग्रुप 7 के जो सदस्य देश हैं उनके बारे में जानना आवश्यक है। ये 7 देश हैं: इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और जापान। और यूरोपीय संघ के सदस्य भी इसमें वैसे भाग लेते हैं, लेकिन ग्रुप 7 मुख्य रूप से इन्हीं 7 देशों का समूह है। वैसे इस बार 4 आमंत्रित सदस्यों को भी शामिल किया गया था, जिसमें एक भारत भी था। भारत के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका भी इसमें आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। और इस ग्रुप को ग्रुप डी के नाम से भी डेवलप करने पर विचार किया जा रहा है। अर्थात ये जितने भी देश हैं सभी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, तो इसे D10 के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। वैसे ग्रुप 7 में 1998 में रूस को भी शामिल कर लिया गया था और ग्रुप 7 से इसका नाम ग्रुप 8 पड़ गया था। लेकिन 2014 में पुनः रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। इसका कारण ये था कि रूस और यूक्रेन के बीच क्रीमिया विवाद हुआ था और उस क्रीमिया विवाद में रूस को दोषी माना गया। अमेरिका ने मुख्य भूमिका निभाई थी इसमें और रूस को बाहर कर दिया गया और पुनः यह ग्रुप 7 के रूप में अभी जाना जा रहा है और इसमें 7 देश हैं। इस बार जो ग्रुप 7 की बैठक हुई उसमें चर्चा के मुख्य मुद्दे रहे कोरोना, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन। बैठक के अंतिम दिन सारे मुद्दे चीन पर आकर केंद्रित हो गए और कुछ ज्वलंत मुद्दा जो चीन में अभी है, हांगकांग की स्वायत्तता, आप जानते हैं उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो मामला अभी जोर पकड़ रहा है। कोरोना की उत्पत्ति के लिए भी चीन को जवाबदेह माना जा रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर विचार हुआ और इस सब के लिए चीन को बहुत हद तक दोषी माना गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने भी अपने विचार रखे और नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से एक बहुत बड़ी सलाह दी ग्रुप में कि वैश्विक स्तर पर कोरोना से लड़ने के लिए साझा प्रणाली विकसित की जाए और जो दवाओं पर जो पेटेंट लगाया जाता है उसे समाप्त कर दिया जाए, जिस पर सभी देश लगभग सहमत हो चुके हैं। और ग्रुप 7 के देशों ने यह भी निर्णय लिया कि ग्रुप 7 के जितने भी सदस्य देश हैं सभी मिलकर 1 अरब वैक्सीन डोज गरीब देशों को दान देंगे और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान ब्रिटेन का होगा। अगला प्रश्न है, रेबिका ग्रीनस्पैन को संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था का प्रथम महिला महासचिव बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? रेबिका ग्रीनस्पैन गॉट द प्रिविलेज ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द UN ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन है यूनिसेफ, यूनेस्को, UNDP, अंकटाड, UNCTAD। सबसे पहले चारों संस्था के बारे में हम थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये सभी संस्था आपके एग्जामिनेशन पर्पस से इम्पोर्टेंट है। यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, अर्थात यह बच्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड है जो बच्चों को सहायता, कोई आपात स्थिति से अगर बच्चे जूझ रहे हैं विश्व के किसी भी हिस्से में तो ये संस्था यूनिसेफ उनको सहायता उपलब्ध कराती है। दूसरा नाम इसमें यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि इन चारों नाम में शुरू में UN लगा हो, तो जहाँ भी UN आप देखेंगे ये समझ जाएंगे कि ये यूनाइटेड नेशंस की संस्था है और उसका जो एब्रिविएशन होगा वो भी होगा यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र, एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक और कल्चरल का मतलब होगा सांस्कृतिक, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह विश्व के देशों के बीच शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मेल जोल को बढ़ावा देती है।
इसी के तहत किन्हीं दो देशों के बीच आपस में महोत्सव का आयोजन होता है, जैसे भारत महोत्सव इंग्लैंड में या ब्रिटिश महोत्सव भारत में। तो इस तरह से बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं और आपस में मेल जोल बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। सी ऑप्शन में है यूएनडीपी। पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एचडीआई जारी करती है, तो इस पर फिर विशेष चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगला ऑप्शन है अंकटाड, UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मतलब यह यूनाइटेड नेशंस की संस्था है जो ट्रेड और डेवलपमेंट पर, अर्थात व्यापार और विकास पर एक सम्मेलन आयोजित करती है प्रत्येक वर्ष। तो ये अंकटाड है। तो ये रेबिका ग्रीन स्पैन इसी अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनी है। और अंकटाड के बारे में और कुछ देख लें। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नफ्ताली बेनेट कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नफ्ताली बेनेट हैज़ बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इज़राइल और यूक्रेन। इसका सही उत्तर होगा इज़राइल। आप जानते हैं कि अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल के प्रधानमंत्री थे और हाल के वर्षों में इज़राइल में काफ़ी राजनीतिक हलचल रहा है। पिछले 2 वर्षों में 5 बार वहाँ चुनाव हुए हैं, संसदीय चुनाव। वहाँ के संसद को नेसेट कहा जाता है, परंतु इन 5 चुनावों के बावजूद वहाँ किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू, जिन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गठबंधन करके अपनी सरकार चला रहे थे, लेकिन हाल में जो उनके सबसे करीबी सहयोगी थे नफ्ताली बेनेट, उन्होंने विपक्षी दल के साथ गठजोड़ करके अपना एक गठबंधन बना लिया है जिसे यामीन कहा जा रहा है। उस गठबंधन का नाम यामीन है। तो उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। हालांकि 120 सदस्यों वाले नेसेट जो वहाँ की संसद है, 120 सदस्यों वाली संसद में 60 सदस्य उनके पक्ष में है और 59 बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में है। वैसे सबसे बड़ी पार्टी बेंजामिन नेतन्याहू की है, जिनकी लिकुड पार्टी के पास 30 सदस्य हैं, लेकिन गठबंधन के बावजूद वो 59 सदस्य से अधिक नहीं पहुंच सके और नफ्ताली बेनेट ने 60 सदस्यों के द्वारा अपना बहुमत सिद्ध कर दिया और वहाँ वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो गए हैं। तो इस प्रकार नफ्ताली बेनेट इज़राइल के नए प्रधानमंत्री हैं। वैसे इज़राइल के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग लेना चाहेंगे। इज़राइल की राजधानी है यरूशलेम। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और इज़राइल में यहूदी धर्म के 81% लोग निवास करते हैं, जबकि वहाँ 14% संख्या इस्लाम धर्म के लोगों की भी है। वहाँ हेब्रू भाषा बोली जाती है और संसद का नाम नेसेट, जैसा मैंने पहले भी बताया, और वहाँ की मुद्रा शेकेल है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इज़राइल और फिलिस्तीन का संयुक्त तस्वीर है। और हाल के दिनों में जो विवाद हुआ वो आप सभी जानते होंगे। ये जो पीले रंग में जो आच्छादित क्षेत्र है, 2 जगह आप देख रहे हैं, एक ये बाएं साइड में और एक दाएं साइड में। तो ये बाएं साइड में जो पीला आच्छादित क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये गाजा पट्टी है, जहाँ जो हमास के नियंत्रण में है, और ये हरा वाला पूरा इज़राइल है। हाल के दिनों में इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिनों की एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में आप जानते हैं कि हमास को इज़राइल ने तहस नहस करके छोड़ दिया था। तो हमास वाले यहाँ से आक्रमण करते हैं इज़राइल के रिहायशी इलाकों पर और इज़राइल की जो सरकार है वो मुख्य निशाना बनाती है इसी गाजा पट्टी के इलाके को। और वैसे मुख्य फिलिस्तीन इधर दिखाई दे रहा है, जो बड़े क्षेत्र में पीले रंग में आच्छादित है। तो ये समस्या अभी भी बरकरार है और हाल के दिनों में 1-2 दिन पहले भी झड़प की खबरें आई थी और आगे विश्व समुदाय वैसे यह उम्मीद जाहिर की जा रही है कि नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में वहाँ शांति स्थापित होगी, क्योंकि नफ्ताली बेनेट के गठबंधन में जो सदस्य हैं उसमें कुछ अरब ओरिजिन के सांसद हैं जो फ़िलिस्तीन से अपनी नज़दीकी रखते हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि इज़राइल फ़िलिस्तीन पर आक्रमण करे। लेकिन अब ये देखने की बात होगी कि भविष्य में वहाँ पर घटनाक्रम किस तरह से घटित होती हैं। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में कौन राज्य प्रथम स्थान पर रहा?
विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स 2021 रिलीज बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक साल SDG जारी करती है भारत के राज्यों के संबंध में, और विभिन्न सूचकों के आधार पर वह यह तय करती है कि इस साल किस राज्य का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। उसके लिए बहुत सारे सूचक हैं, लगभग 100 सूचक पर विचार किया जाता है, और इसमें इस बार केरल नंबर 1 पर आया है, 75 पॉइंट केरल के पास हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, उत्तराखंड ये 72 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर है। बिहार एक बार फिर से सबसे निचले पायदान पर रहा इस बार के SDG इंडेक्स में, और बिहार 52 पॉइंट लेकर अंतिम स्थान पर है। अब नीति आयोग के बारे में भी कुछ जानकारी हम लोग लेना चाहेंगे। नीति आयोग जैसा आप जानते हैं कि यह योजना आयोग इसकी पूर्ववर्ती संस्था थी। योजना आयोग के जगह पर ही नीति आयोग की स्थापना की गई है। योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं, और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे CEO कहा जाता है वो अमिताभ कांत हैं। और इसमें 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अभी वर्तमान में नीति आयोग के 3 पूर्णकालिक सदस्य का नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो आप देख लेंगे। वैसे पहला जो है वो उनका नाम है डॉक्टर विनोद पाल, जो लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। दूसरे का नाम है विजय कुमार सारस्वत, जो DRDO के पूर्व सचिव रहे हैं, और तीसरे हैं रमेश चंद्रा, जो कृषि विशेषज्ञ हैं। तो ये 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं, और 4 इसमें पदेन सदस्य होते हैं जो भारत के बड़े बड़े मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री होते हैं। वर्तमान में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री इसके पदेन सदस्य हैं, अर्थात राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, ये नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। तो इस तरह से ये नीति आयोग के संबंध में भी बहुत सारी सूचनाएं हमने देने का प्रयास किया है, जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस से इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से ये 15 प्रश्नों का जो आज का एपिसोड था वो समाप्त हुआ। अब आप तय करेंगे कि आपको ये कैसा लगा, और निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय देंगे, ताकि आगे आने वाले एपिसोड को और सुधारा जा सके और आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप एपिसोड की तैयारी की जा सके, जिससे आपको परीक्षा में लाभ हो सके।